इस वक्त वीरांशु काफ़ी परेशान होकर चुपचाप बैठा हुआ था और उसको इतना शांत देखकर चौधरी जी जो आकर के कहते हैं, क्या बात है, आपको इतनी परेशानी किस बात की हो रही है? अगर उन लोगों ने बुलाया है तो हमें मिलने जाना चाहिए। जैसे ही चौधरी ने ये बोला था, सामने बैठा वीरांशु जो कि अपने होठ पर अपनी 2 उंगलियों को रब करते हुए कहता है, नहीं, आप समझ नहीं रहे। मुझे सिर्फ अंश से प्रॉब्लम नहीं है, उसके पूरे खानदान से प्रॉब्लम है। मुझे मल्होत्रा की नस्ल ही नहीं पसंद। साले, खुद को अगर बड़ा नहीं बना पाए तो मेरे परिवार वालों को उड़ा दिया, क्योंकि हम ऊंचाइयों को छूने जा रहे थे, हम आगे बढ़ रहे थे और ये देखा नहीं गया ना उस रायचंद फैमिली से और ना ही इस मल्होत्रा फैमिली से। चौधरी जो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वीरांशु सिर्फ मल्होत्रा खानदान पर ही क्यों नाराज हैं, जिससे वो खड़े होकर कहते हैं, वैसे वीरांशु साहब, मेरे को समझ नहीं आ रहा है आपको सिर्फ मल्होत्रा खानदान से क्यों दिक्कत है, क्योंकि बिल्डिंग तो रायचंद की गिरी थी। मतलब जिस बिल्डिंग के अंदर आपके मतलब हमारे मालिक जी ठहरे थे वो तो कैलाश रायचंद की बनाई हुई बिल्डिंग थी, तो फिर आपका सारा गुस्सा बार बार मल्होत्रा पर क्यों जा रहा है? वीरांशु जो कहता है, आप समझ नहीं रहे चौधरी अंकल, इन लोग की ये मिली भगत है। ये दोनों परिवार एक ही तो है, कैलाश रायचंद और जयचंद्र मल्होत्रा। दोनों एक टाइम पर अच्छे दोस्त हुआ करते थे, दोनों रिलेटिव भी हैं एक दूसरे के, और अब तो इन लोग के परिवार में कुछ ज़्यादा ही घनिष्ठता हो गई है। किसी और की भी शादी हुई ना इस परिवार से, मल्होत्रा खानदान में। चौधरी जो डिटेल बताते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, अंश के दोस्त अर्जुन कपूर, उनके साथ हुई है कैलाश रायचंद के पोती की शादी। लेकिन इससे आप साबित क्या करना चाहते हैं? वीरांशु जो आकर के टेबल पर बैठते हुए कहता है, यही कि मल्होत्रा परिवार मेरी बहन के साथ कुछ तो बुरा करने वाला है, और फिलहाल मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ अंश इस वजह से है क्योंकि वो मेरी बहन के साथ रह रहा है। देखिए, इंसाफ जब मिलेगा तब मिलेगा। फिलहाल मुझे इंसाफ के पीछे नहीं, सिर्फ मुझे अपनी बहन को यहाँ से सेफली लेकर जाना है, क्योंकि अभी तक तो मैं उसे बचाता रहा, लेकिन आने वाले टाइम में मैं उसे नहीं बचा पाऊंगा। वो जिसके हाथ में जा चुकी है वो बहुत बहुत ही ज़्यादा खूनखार है, और ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे उस जगह पर जाना चाहिए या नहीं। तभी चौधरी जो आकर के सामने वीरांशु के खड़े होकर उनको समझाते हुए कहते हैं, मैं आपकी इस प्रॉब्लम को समझ पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपको मिलने चलना चाहिए। अगर हम वहाँ मिलने जाते हैं तो हमें समझ में आएगा कि आखिर मामला है क्या, और आपको क्या लगता है वो लोग आपको मार देंगे? हमारे पास क्या लोग नहीं है, हमारे पास क्या आदमी नहीं है? हम पूरी सिक्योरिटी के साथ वहाँ पर जाएंगे, आप परेशान मत होइए। वीरांशु जो चौधरी की बात सुनते हुए कहता है, ठीक है, अगर अपनी बहन को बचाने के लिए अपने दुश्मनों से भी मिलना पड़े तो आई डोंट केयर, चलते हैं। अब इस वक्त क्रिश जो कि ऑफिस की तरफ ही आ रहा था, और जैसे अभी वो अपनी गाड़ी से उतरा था, उसके ठीक सामने एक बड़ी और काफ़ी लग्जूरियस कार आकर के खड़ी हुई थी, और उसके पीछे पीछे भी कई गाड़ियां थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी वीआईपी आदमी की कार है। क्रिश की नज़र जैसे उस कार के नेम प्लेट पर जाती है, वो थोड़ा हैरान होकर कहता है, ये नंबर तो बहुत यूनिक है, किसकी गाड़ी है ये? और तभी उसको आश्चर्यचकित करते हुए एक लड़की बाहर निकली थी, और ये कोई और नहीं बल्कि वेदिका थी, जिससे क्रिश का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो अपनी गाड़ी को एक बार देखते और फिर एक और बार वेदिका की गाड़ी को, और फिर अपने सर को खुजलाते हुए कहता है, मैं तो कई सालों से नौकरी कर रहा हूँ, ये गाड़ी तो अच्छी है मेरी, लेकिन नंबर प्लेट तो उतना स्ट्रांग नहीं मिल पाया मुझे, ये तो चीटिंग है। और फिर वो जल्दी से वेदिका के सामने आकर हाँफते हुए कहता है, हे सुनो, तुम ये किसकी गाड़ी में आ रही हो? वेदिका जो पहले तो हल्का स्माइल करते हुए कहती है, वो मेरे लेकिन फिर जैसे उसने क्रिश का शक्ल देखा था, वो एकदम से याद करती है कि वो इस वक्त किस पोजीशन पर है और कहाँ पर है, और साथ ही उसे क्या बोलना है। और जैसे उसे यह एहसास हुआ था, वो जल्दी से अपनी बातों को चेंज करते हुए कहती है, वो मैं कैब 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 से आ रही थी मैं। क्रिश जो पीछे की गाड़ी को देखते हुए कहता है,
ये कैब है? नहीं नहीं नहीं, ये कैब नहीं हो सकती। अरे नेम प्लेट देखो उसका। तभी वेदिका जो अपने सर पर मारते हुए कहती है, क्यों आ गई मैं भाई की गाड़ी से, मैं ही बेवकूफ़ हूँ। अ, वो मैं कैब से आने वाली थी, लेकिन कैब मिली नहीं। वो लेट हो रही थी तो मुझे लिफ्ट मिल गया। वो मेरी फ्रेंड है ना, एक लड़की, उसी की गाड़ी। तभी कृष्ण कहता है, कौन सी फ्रेंड? मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली से तुम्हारी फ्रेंडशिप है? वेदिका जो कहती है, हाँ, वाचना वाचना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ओ, उसी की गाड़ी थी तो मैं आ गई। कृष्ण कहता है, अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ठीक है, तुम्हें लेट हो रहा होगा, तुम जाओ। हाँ। वेदिका जो कृष्ण को देख करके हल्का सा स्माइल करते हुए वहाँ से जाने लगी थी। वैसे अब सुनो, वेदिका जो पीछे मुड़ कर कहती है, हाँ, अब क्या हुआ? उसके शक्ल पर अभी भी 12 बजे हुए थे। कृष्ण कहता है, मुझे लाइन मारना आ गया। जैसे ही वेदिका ने यह सुना तो अगल बगल देखती है, वहां पर उसके अपने कुछ बॉडीगार्ड्स खड़े थे। और फिर वो हैरानी से कहती है, क्या? तभी कृष्ण कहता है, मेरा मतलब है वो लाइंस मैंने याद कर लिया जो तुमने मुझे सिखाया था मेरे कैबिन में आकर। वेदिका को कभी याद आया था कि कृष्ण किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो इस बारे में यहाँ बाहर तो बिल्कुल भी बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब तक ऑफिस के अंदर नहीं जाती उसके मुस्तंडे बॉडीगार्ड्स यहाँ से नहीं जा पाते। जिससे वो तुरंत ही अंदर की तरफ भागते हुए कहती है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ऐसे आगे बढ़ते रहिए। कृष्ण जैसे ये सुना था वो कंफ्यूज होकर कहता है, आगे बढ़ते रहिए? अरे पर उसके अलावा कैसे बढ़ूंगा, वो तो भाग गई। हो सकता हो वो खुद भी मुझ में इंटरेस्टेड हो। और ऐसे ही अपने चेहरे पर बड़े से स्माइल लिए हुए क्रिश अपने बालों को सहलाते हुए अंदर की तरफ आ रहा था। और ये सारी चीज़ों को किसी ने नोटिस कर लिया था ऊपर से। इस वक्त ऊपर अपने फ्लोर पर खड़े अंश, जो कि अपने पॉकेट में हाथ डाले हुए क्रिश के इन सारे हरकतों को देख रहे थे। उन्हें आवाज़ तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन अंश पहचान गए थे कि ये कौन सी लड़की है और आकर के चुपचाप अपने चेयर पर बैठ जाते हैं। आज फैशन एंड द सिटी में बहुत ज़्यादा भूचाल आया हुआ था। आज यहाँ कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स के मैनेजर्स आए हुए थे इस वक्त अर्जुन के साथ मीटिंग करने के लिए। वेदिका जो कि आज बहुत सारे काम को अकेले हैंडल कर रही थी, क्योंकि फैशन एंड द सिटी में कल एक बहुत बड़ा फोटो शूट था और उसके साथ ही एक फैशन शो भी अरेंज किया गया था कल शाम के लिए। और वेदिका आकर के अपने काम में लग गई थी और क्रिश अपने काम में। आजकल क्रिश अंश को कम ही फेस करना चाह रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अंश का गुस्सा इस वक्त कितना ट्रिगर हो रखा है और वो बहुत डरता था अंश से। वैसे तो उसकी उम्र 26 हो गई थी, लेकिन दिमाग से वो अभी भी बच्चे जैसा ही था। उसे नहीं पता था कि यहाँ पर इतनी अच्छी सैलरी पाने का मतलब कुछ ऐसा होगा कि उसे ऐसे ऐसे काम को अंजाम देना पड़ेगा और ऐसे ऐसी चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। पहले तो खुशी खुशी आकर के उसने अपने माँ बाबा को बता दिया था कि उसे नौकरी मिल गई है और ऐसी जगह पर नौकरी मिली है जिसके बारे में सब लोग जानते हैं। सारे लोग उसके लिए बहुत खुश हुए थे, लेकिन अब जाकर के कृष को पता चला था कि वो कितनी बुरी जगह पर फंस गया है। और वो कांपते हुए हाथों से धीरे से दरवाजे को खोलता है और अपने चेहरे को अंदर की तरफ करते हुए कहता है, सॉरी सर, आज लेट हो गया, मे आई कम इन? अंश बहुत ही रिलैक्स वे में कहते हैं, कम इन। कृष हमेशा यहाँ पर अंश से पहले ही आ जाया करता था, लेकिन आज वो कैफेटेरिया में था और वही तुषार के साथ मिलकर अंश से ही बात कर रहा था। कृष को इतना डरता हुआ देख करके अंशु पहले तो उसको थोड़ी देर ध्यान से देखते हैं और बिल्कुल चुपचाप रहते हैं। और इस तरह की सन्नाटेदार जगह पर कृष को और ज़्यादा हलचल महसूस हो रही थी अपने दिल के अंदर। वो धीरे से सन्नाटे को चीरते हुए कहता है, सर आपको कॉफ़ी चाहिए? अंशु बस अपने चेहरे को नाम हिला दिए थे और उसे ध्यान से देखते हुए कहते हैं, यहाँ आकर बैठो। कृष जो थोड़ा हैरान हो गया था कि आखिर अंशु से बैठने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अंश को पसंद नहीं होता था कि उनके एम्प्लॉयज़ उनके सामने आकर के बैठे और इसी वजह से कृष ज़्यादातर अंश के सामने खड़ा ही रहना पसंद करता था। वो धीरे से कहता है, नो सर, इट्स ओके, मैं ठीक। तभी अंश उसको घूरते हुए कहते हैं, बैठो। कृष चुपचाप से आकर के चेयर को हल्का सा पीछे करते और जाकर के अंश के सामने बैठ जाता है। अंश जो अपने चेयर को हल्का सा पीछे की तरफ लीन करते हुए आराम से टेक लगाकर कहते हैं, क्या चल रहा है आजकल? जैसे ही कृष्ण ये सुना था, इधर उधर देखते हुए कहता है, सर आजकल
सर आजकल तो अब कुछ कुछ खास नहीं चल रहा है सर। वैसे तो ट्रेंड मैं देखता नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन देखा जाए इंस्टाग्राम पर तो मैंने कुछ सॉन्ग सुने हैं वो। तभी अंशु कहते हैं तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है?" ये पूछ रहा हूँ मैं। तभी कृष्ण कहता है कहीं आप मौसम की बात तो नहीं कर रहे? सर मौसम में आजकल कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ गई है और विंटर सीजन में कई ब्रांड्स सेल भी दे रहे हैं। अच्छे अच्छे दामों पर कपड़े भी मिल रहे हैं सर। ये सुनकर के अंशु अपने हाथ में एक बॉल लेकर के उसकी तरफ मारते हुए कहते हैं तुम्हारा दिमाग हमेशा क्या बाहर रहता है तुम्हारे शरीर से? मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है? जैसे कृष्ण ने सुना था वो थोड़ा घबरा कर कहता है सर मेरी लाइफ में क्यों सर? मैं जिंदा हूँ, ठीक हूँ सर। अंशु कहते हैं ओह जिंदा हो तुम? नहीं मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा। कृष्ण कंफ्यूज हो रहा था कि आखिर अंश कहना क्या चाह रहे हैं और अंश इस बात से परेशान थे कि आखिर ये शख्स सही तरीके से उनका कभी कोई जवाब क्यों नहीं देता है। अंश अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ रब करते हुए कहते हैं तुम्हें मुझसे बहुत डर लगता है ना? कृष्ण सुन करके जल्दी जल्दी अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहता है हाँ 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 सर। अंश हंसते हुए कहते हैं सिर्फ मुझसे डर लगता है या फिर मेरे जैसे और भी लोगों से? कृष्ण कहता है सर माफिया लोगों से डर लगता है सर, जो लोगों को मार देते हैं कुछ भी बात होती है तो। अंशु कहते हैं ठीक है फिर देखते हैं तुम्हारा ये डर कब तक बरकरार रहता है। ये सुनकर कृष्ण कहता है क्यों सर, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? तभी अंशु हंसते हुए कहते हैं नहीं कुछ नहीं। वैसे तुम्हारे लिए तो मुझे भी अभी थोड़ा बहुत डर लग रहा है। लाइक क्या होगा तुम्हारा जब तुम्हें सच पता चलेगा कृष्ण? कृष्ण सुन करके थोड़ा धीरे धीरे खड़े होते हुए कहता है सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मुझसे कोई गलती हो गई है कि क्या बात है सर? अंशु कहते हैं नहीं बात तो कुछ है नहीं अभी, लेकिन जब तुम्हें पता चलेगा तो काफ़ी बड़ी बात होगी और जब उस शख्स को पता चलेगा तो अच्छा खैर छोड़ो, एक काम करो वीरांशु के साथ मीटिंग का क्या हुआ, बात हुई? कृष्ण कहता है सर वो तुषार हैंडल कर लेगा, शाम तक उसे ब्लैक हॉर्स कैफेटेरिया में हम लेकर आएंगे सर, आप बिल्कुल परेशान ना हो। अंशु कहते हैं परेशान तो अब तुम्हारे होने की बारी है। ठीक है एक काम करो कॉफ़ी भिजवाओ और हाँ अगर फैशन इन द सिटी में कोई ज़रूरत होगी तो जा कर के ज़रा देख लेना, वहाँ पर देख रहा हूँ आजकल बहुत काम है। और नितिन को भी बुला दो, उससे कुछ काम है मुझे, आज की सारी मीटिंग्स उसी से हैंडल करवानी है। अंश आज कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रहे थे कृष को। अभी तक तो उनके दिमाग में इतने सारे गुस्से भरे हुए थे और अचानक से सब कुछ ठीक हो गया, जिससे कृष हल्का सा स्माइल करके एक गहरी सांस भरता है, जैसे उसको अपने शरीर में कितना रिलीफ महसूस हो रहा। और अंश की तरफ देख करके स्माइल करते हुए कहता है सर आज आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं सर। अंश अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहते हैं नहीं मुझे हंसी आ रही है तुम्हारे ऊपर। खैर तुम जाओ कॉफ़ी भिजवाओ। कृष के जाते ही वो अपने फ़ोन में कुछ देखना शुरू किए थे। इस वक्त समायरा जो कि अपने आप को ब्लैंकेट से कवर किए हुए बार बार इधर उधर देखे जा रही थी और साथ ही अपने बुक को लगातार खोले हुए पढ़े जा रही थी। आज उसे किसी भी हालत में 1 to 10 पेजेस तक अच्छी तरह से सब कुछ याद करना था और ये वही सेम इंग्लिश सेंटेंसेस की बुक थी। अंश उसको ध्यान से देखते हुए कहते हैं हाउ डेडिकेटेड मैडम। बिल्कुल मेरी बीवी हो ना तुम, मेरी जैसे। तभी उनके फ़ोन पर कोई डिस्टर्ब करते हुए उनको कॉल करना शुरू कर दिया था, जिससे अंश फ्रस्ट्रेट होते हुए कहते हैं नो नॉट नाउ। अंश इतने मस्ती से अपनी समायरा को देख रहे थे और तभी बीच में अर्जुन का कॉल आना शुरू हो गया था। बार बार उनके कॉल काटने के बावजूद भी अर्जुन जो बार बार जिद से फ़ोन किए जा रहे थे। फ्रस्ट्रेट होकर अंश खुद ही फ़ोन उठाते हुए कहते हैं क्या हो गया है, थोड़ी देर चैन से नहीं जीने देगा मुझे? अर्जुन जो काफ़ी गुस्से में कहते हैं एक बात बताओ, ये तुम पुणे कब निकल गए और मुझे कुछ बताया क्यों नहीं इसके बारे में? अचानक से कुछ भी कर देते हो, कुछ पता ही नहीं चलता है मुझे। आज जाकर के पता चला है कि तुम यहाँ हो ही नहीं। अंश कहते हैं क्या बात है, मुझसे दूर रहा नहीं जा रहा, तड़प हो रही है? अंश की बातों को सुनकर अर्जुन जो हंसते हुए कहते हैं वेरी फनी, सही कह रहे हो तुम, सांस भी नहीं आ रही मुझे तेरे बिना बात कर रहा है। अच्छा सुन। अंश जो बिना किसी इंटरेस्ट लिए हुए अर्जुन की बात सुनते हुए कहते हैं बको, क्योंकि इस वक्त अंश की नज़र तो कहीं और ही थी और जहाँ इस वक्त वो देख रहे थे उनकी आंखें जो कि चमक उठी थी,
सामने की तरफ इस वक्त समारा, जो कि बच्चों की तरह ब्लैंकेट अपने सर से लेकर के पांव तक ढक करके सामने अपने बुक को रख करके पढ़े जा रही थी। और वो ऐसे रट रही थी जैसे कि आज उसका बहुत ही बड़ा एग्जाम है, जिसे अगर वो क्लियर नहीं कर पाई तो उसे बहुत ज़्यादा मार पड़ने वाली है। और अंश उसकी ऐसी हरकतों को देखकर हल्का हल्का चेहरे पर स्माइल लिए हुए थे। अर्जुन जो दूसरी तरफ से कहते हैं, अंश ऑन वेरी सीरियस नोट आई एम टेलिंग यू, फैशन एंड द सिटी का बहुत बड़ा शो है और ये इंडिया में मेरा पहला इतना बड़ा इंटरनेशनल लेवल का शो होने जा रहा है। बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं, इंटरनेशनल लोग भी यहाँ पर होंगे। और अगर तू बगल की कंपनी में बैठ कर नहीं आएगा ना तो जान लेना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। और हाँ, ऑप्शन नहीं है तेरे पास, चुपचाप से पहुंच जा रहा। अर्जुन की ऐसी बातों को सुनकर अंश कहते हैं, ठीक है देखते हैं। क्या मतलब है देखते हैं? क्या कल रहने वाला नहीं है क्या तू इंडिया में? अंश अपने सामने की स्क्रीन की तरफ बहुत ही ध्यान से देख रहे थे और अर्जुन के इस बात का जवाब ही नहीं दिए थे, जिससे अर्जुन फ्रस्ट्रेट होते हुए कहते हैं, अंश तू सुन भी रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब अंश को थोड़ा गुस्सा आ गया था। इतने अच्छे मोमेंट को खराब किए जा रहे थे अर्जुन, पहले तो उनके फ़ोन में और अब लैपटॉप में भी ठीक से देखने नहीं दे रहे थे और अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट नहीं करने दे रहे थे अंश को। वो अंश खड़े होते हुए कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है सुन लिया, इंटरनेशनल शो है तो मुझे इन्वाइट कर रहा है, टाइम मिलेगा तो आ जाऊँगा, चल अब फ़ोन रख। अर्जुन जो कहते हैं, अंश क्या हो गया तुझे, ठीक है ना तू? अंश अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक हूँ। लेकिन अर्जुन शायद उनकी आवाज़ से समझ गए थे कि मामला कुछ तो प्रॉब्लमेटिक है और वो अंश से कहते हैं, आ रहा हूँ मैं लंच टाइम तक, देखता हूँ तो कितना ठीक है और कितना नहीं। तब तक कुछ अच्छा झूठ प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि वैसे भी सच बोलने की तो आदत तेरी बचपन से ही नहीं है ना मुझसे। अर्जुन को इस तरह की बातों को सुनकर अंश कहते हैं, क्या मतलब है तेरा, मैं तुझसे झूठ कहाँ बोलता हूँ? और ऐसी कोई खास बात नहीं है, तुझे आने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो अपने शो की इतनी तारीफ कर रहा था, क्या चाहता है? सारे ब्रांड्स आकर के थूके तेरे ऊपर। एक काम कर, अच्छी तरीके से अपने काम पर फोकस कर, बाकी मेरा क्या, मैं मैनेज कर लूँगा। तू ना मुझे ज़्यादा एडवाइस ना दे, समझा? मेरे लिए मेरी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ ही प्रायोरिटी है, और पर्सनल तो कुछ ज़्यादा ही। एंड अनफॉर्चुनेटली तू उस पर्सनल लाइफ में आता है। लंच तक आ रहा हूँ। और ये बोल करके वो गुस्से में फ़ोन रख दिए थे। वहीं अंश फ़ोन को साइड में रखते हैं और फिर से अपने पूरे ध्यान को सामने की तरफ टिका देते हैं, यानी कि स्क्रीन की तरफ, और सामने की तरफ ही देखते हुए कहते हैं, बर्बाद करवाओगे तो मेरी कंपनी को, मेरा काम करने में मन नहीं लग रहा यार। विरांशु जो कि अपने हाथ में पकड़े कप को धीरे से टेबल पर रखते हुए कहते हैं, आप लोग यहाँ तो छाछ भी फूक फूक कर पीने की आदत डाल लेनी चाहिए मुझे। मैं यहाँ पर चाय और कॉफ़ी पीने के लिए नहीं आया हूँ। जो काम है जल्दी बताइए, मुझे और भी बहुत लोगों के साथ मीटिंग करनी होती है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होते हैं मेरे पास, इसलिए मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। क्या बात थी? जयचंद्र जो कि उनके इस रुतबे को देख करके थोड़ा गुस्से में आते हैं, लेकिन तभी सम्राट जो कहते हैं, जब बात अपने फ़ायदे की हो तो थोड़ा गुस्सा झेल लेना चाहिए। और सम्राट अपने चेहरे पर बहुत ही काम स्माइल लेकर के विरांशु के ठीक बगल में आकर बैठते हुए कहता है, मैं ही बुलाया था तुम्हें यहाँ पर, विरांशु बिरॉय है ना? विरांशु जो कि सम्राट की तरफ घूरते हुए देखते हैं और फिर कहते हैं, काम क्या है ये बताओ। सम्राट जो कि विरांशु के चेहरे की तरफ ध्यान से देखते हैं और अपने मन में कहते हैं, बहुत मासूम हो तुम। देखो बात ऐसी है कि यहाँ पर हम लोग भी उसी आदमी के शिकार बने बैठे हैं जिससे तुम परेशान हो। जिस लड़की से तुम उस आदमी को अलग करना चाहते हो वो तुम्हारी बहन है, मैं जानता हूँ, समायरा ओबेरॉय, राइट? सम्राट की बातों को सुनकर विरांशु अपने सर को हाँ मिला दिया था और वो आगे की बातों के लिए शांत रह जाता है। जयचंद्र जो कहते हैं, बहुत बहुत दुखद समाचार है हमारे पास आपके लिए। सबसे पहले तो ये कि उस आदमी के ऊपर मैं किस तरह भरोसा करूं, तोड़ दिया उस आदमी ने हमें और पूरे पूरे परिवार को। तभी सम्राट जो कहता है, साथ ही उस आदमी के बाप यानी कि शेखर मल्होत्रा ने भी। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि जिस आदमी से तुम नफरत करते हो, अंश मल्होत्रा, खुद उसने अपने बाप को मार दिया। ये सुनकर के विरांशु जो कि एकदम से बहुत चक्का रह गया था और अब उसका शक जो कि यकीन में बदलने लगा था कि अंश वाकई बहुत बुरा इंसान है। जयचंद्र जब खड़े होकर के अपने
चेहरे को दूसरी तरफ कर लिए थे क्योंकि वो अपने बेटे के बारे में याद करके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। अपने हाथों को पीछे करते हुए वो हॉल में इधर उधर टहलते हुए कहते हैं, अंश मल्होत्रा हमारे खानदान का खून है, हमें शर्म आती है कहते हुए। सम्राट जागी कहता है, और वही हालत शेखर मल्होत्रा की भी है। वो बाप बेटे मिल करके इस परिवार को पूरी तरह से तहस नहस करना चाहते थे। तुम्हें पता है, तुम्हारे मॉम डैड यानी कि थानेश ओबेरॉय और मिसेस श्रद्धा ओबेरॉय कितनी स्वीट लोग थे वो। उन्हें मारने में भी शेखर का ही हाथ था, उस शेखर मल्होत्रा का जो मेरे चाचा लगते हैं, लेकिन मुझे शर्म आती है कहते हुए कि वो मेरे चाचा हैं। जयचंद्र पीछे मुड़ते हुए कहते हैं, और बिल्कुल उन्हीं की तरह उनका अपना बेटा भी था, अंश। सम्राट जो अपने मन में कहता है, बस लोहा गर्म हो गया है, निशाने पर अब एक बार बस हथौड़ी मारनी बाकी है। और वो भी खड़े होकर के जयचंद्र के पास आकर कहता है, हमें बहुत डर लग रहा है उस मासूम सी लड़की के लिए। मैंने कितना नहीं चाहा कि उस लड़की को बचा लूं अंश से, लेकिन तुम जानते हो ना अंश को, वो तुम्हारे परिवार को बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकता है। वैसे भी तुम दोनों बच गए थे ना भगवान की कृपा से। यह सुनकर वीरांश खड़े होते हुए कहता है, भगवान का पता नहीं, लेकिन अपने डैड की कृपा से जरूर बच गया था। शायद डैड को पहले से अंदाजा हो गया था कि उन्हें कोई मारने की कोशिश में लगा हुआ है, और इसी वजह से उन्होंने मेरी बहन को छुपा दिया था और मुझे भेज दिया बाहर पढ़ने के लिए। मेरी बहन उस वक्त बहुत छोटी थी, वो नहीं जा पाती बाहर, नहीं रह पाती बाहर, इसी वजह से उसे मासी के पास भेज दिया और खुद को और माँ को नहीं बचा पाए वो। और ये बोलते बोलते वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। सम्राट जो कि जा करके उसको गले लगा करके सांत्वना देते हुए कहता है, पर अब तुम्हारा परिवार बच सकता है वीरांशु, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ हाथ मिला लो। उस अंश की बहन तो हम बचा ही देंगे, हर साथ में तुम्हारे उस बहन के लिए। और ये बोलते हुए वो अपने दूसरे हाथ को अपने बालों पर फेरते हुए कहता है, कोई अच्छा लड़का ज़रूर मिल जाएगा जो उसे हमेशा खुश रखेगा। मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हारी बहन उसके साथ बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हम दोनों तुम्हारी मदद करना चाहते हैं क्योंकि हमने अपने चाचा को भी खो दिया, और दादाजी ने अपने बेटे को, वो भी सिर्फ और सिर्फ उस अंश की वजह से। देखो, हमें नहीं पता कि शेखर अंकल कितना ज़्यादा गलत थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने बेटे के लिए तो ये सब किया ताकि ओबेरॉय फैमिली नीचे हो जाए और मल्होत्रा फैमिली ऊपर, ताकि वो अपने बेटे को खुशियाँ दे सके और उनका बेटा तरक्की कर सके। और आज देखो, तुमसे आगे तो बढ़ ही चुका है ना वो। तभी वीरांशु हंसते हुए कहता है, हाँ बढ़ चुका है, लेकिन किस तरह से ये पूरी दुनिया जानती है। अंश मल्होत्रा को जो भी चैलेंज करता है उसे मार दिया जाता है। माफिया है वो लड़का, और मैं नहीं हूँ। यह सुन करके सम्राट हंसते हुए कहता है, यही तो प्रॉब्लम है, और शायद यही है उसके लिए सबसे बड़ी ताकत। लेकिन तुम परेशान मत हो, माफिया को माफिया लोग अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। मारने के बारे में तो तुम टेंशन मत लेना। अगर बात समायरा की हुई तो लाश की लाइन लग जाएगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी भी हालत में अंश को खुश नहीं देख सकता, एंड इट्स माई प्रॉमिस। और वो भी उस लड़की के साथ जो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनी है, नॉट एट ऑल। और वो वीरांशु को पूरी तरह से अपनी बातों से कन्विंस कर दिया था, जैसे वो पूरी तरह उसके ब्रेन को वॉश कर चुका हो। वीरांशु जो कि उसकी बात के बहाव में बहते हुए कहता है, मैं केस तो कर ही रहा हूँ, अब कोर्ट में मेरे पास एक सबूत भी होगा। जिस शख्स ने अपने ही बाप को मार दिया, अगर ये बात कोर्ट में साबित हो गई तो मेरी समायरा बच जाएगी। फिलहाल मुझे जस्टिस चाहिए, और उस जस्टिस में जिसका भी नाम निकल कर आता है उसे सजा तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन उस अंश के साथ मैं अपनी बहन को नहीं रख सकता। बहुत वक्त बाद मुझे अपनी बहन को पाने का मौका मिला है, मैं उसे खो नहीं सकता। मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही तो लड़की बची है, मेरा एक ही तो परिवार है, और अगर वो भी चला गया तो। तभी चौधरी जी जो कि वीरांशु के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं होगा, आप परेशान मत हो, ये सब ठीक हो जाएगा। सम्राट जो कहता है, ठीक नहीं होगा तो ठीक कर लेंगे अपने तरीके से, परेशान मत हो, अब तुम सम्राट मल्होत्रा के साथ हो। अंश मल्होत्रा को हैंडल करने के लिए एक ही सम्राट काफी है, और यहाँ पर तो
तुम दोनों लोग का सपोर्ट भी है मेरे पास। डोंट वरी। उसकी ऐसी हालत करेंगे ना, समायरा का नाम लेना भी भूल जाएगा। विरांशु जो कि अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है, हाँ मुझे भी अपनी बहन को उस आदमी से अलग करना है, लेकिन हाँ, और ये बोलकर वो झटके से अपने हाथ को पीछे करते हुए कहता है, लेकिन मैं मल्होत्रा की नस्लों से भी नफरत करता हूँ। ये मत समझना कि हम एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, कभी नहीं। क्योंकि जिस दिन वाकई सच्चाई मेरे सामने आएगी कि मेरे माँ पापा को मारने में किसका हाथ था, मैं उसको बहुत बुरी सजा दिलवाऊंगा। सम्राट जो हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है ऐसे अंश जैसे लोगों को कोर्ट सजा दे पाएगी? सपने में। देखो मैं तो मासूम हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, और ये बात तुम भी जानते हो, क्योंकि मेरे पास मेरे हाथ कुछ है ही नहीं। मल्होत्रा परिवार का पूरा एम्पायर तो वो आदमी संभाल रहा है। मुझे तो लगता है कि उसने चाचा जी को भी सिर्फ इसी लालच में मारा होगा। अरे वो आदमी प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी कर सकता है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि समायरा के नाम पर बहुत सारी प्रॉपर्टी है? हो सकता है इसी वजह से उसने शादी की उस समायरा से। विरांशु के पास अब एक और बात थी इस बात को मानने के लिए कि अंश समायरा से शादी क्यों किया है। और वहीं सम्राट जो और ज्यादा विरांशु के दिमाग में डर फैलाते हुए कहता है, जिस दिन वो प्रॉपर्टी अंश के नाम हो गई ना, वो समायरा को भी कुछ ना कुछ कर देगा यार, और फिर तुम पूरी तरह से अकेले। तभी विरांशु जो कहता है, जान निकल जाए मेरे शरीर से, लेकिन मैं अपनी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा किसी भी हालत में। आज तक दूर रहकर उसकी सेफ्टी की है मैंने। अब वक्त आ गया कि मैं खुद सामने आऊं उस आदमी के जो मेरी बहन के साथ बदतमीजी करे, जो मेरी बहन को डोमिनेट करने की कोशिश करे। उस अंश की तुम्हें ऐसी की तैसी करके रहूंगा। और ये बोल करके वो चौधरी के साथ बाहर निकल गया था। वही सम्राट जो कि जयचंद्र को साइड से करते हुए कहते हैं, इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाली कहावत। यहाँ पर अंश को पता भी नहीं चलेगा कि उसके खिलाफ है कौन, और यहाँ विरांशु की हम मदद करते करते हुए अंश को बर्बाद कर देंगे। अंश समायरा से अलग होगा तो वैसे ही वो बर्बाद हो जाएगा, हमें उसको मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर जयचंद्र जो हैरान होकर कहते हैं, क्यों, ऐसा क्या समायरा के पास जो अंश। तभी बीच में ही सम्राट उनको रोकते हुए कहता है, आप नहीं जानते उस लड़की को। समायरा क्या चीज है, वो जिसके साथ रहेगी उसकी जिंदगी खूबसूरत बना देगी, और अंश तो उसके बिना खोखला है। आपको कोई आइडिया भी नहीं है कि अंश मल्होत्रा कितनी बड़ी बीमारी से जूझ रहा था। हाँ वो बात सही है कि इन सारे मामलों को बढ़ावा मैंने दिया है, लेकिन आप लोगों ने भी मेरी बहुत मदद की अंश को पागल बनाने में। वो जिस लेवल का सनकी है ना, किसी भी थेरेपिस्ट के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे ठीक कर सके। और फिर उसे मिली समायरा, वो जेम जिसकी मुझे भी बहुत ज़रूरत है, और वो मेरे लिए बनी है। उस अंश के साथ मैं उसे बांट नहीं सकता। आप लोगों ने अगर समायरा की शादी मुझसे करवाई होती तो आज ये सारा लफड़ा ही नहीं होता यार। समायरा के साथ शादी करके मल्होत्रा एम्पायर को मैं संभाल रहा होता। मुझे पागल समझते थे ना आप लोग। अब आप लोग बर्बाद होंगे। बस मेरी समायरा मुझे मिल जाए, उसके बाद मैं तो यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। आप अपना देख लीजिए जयचंद्र मल्होत्रा। जैसे ही जयचंद्र मल्होत्रा के साथ सम्राट ने इस तरह बात की थी, जयचंद्र गुस्से में आते हुए कहते हैं, सम्राट भूलो मत कि मैं तुम्हारा दादाजी हूँ, और अंश को बर्बाद करने में मैं ही तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। सम्राट हंसते हुए कहता है, अंश को बर्बाद करने की जरूरत नहीं, मैंने बोला तो आपसे। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आप शांति से मेरे हर बात पर अपनी मुंडी हिला दीजिएगा। अंश के साथ बदला आपको लेना है, मुझे बस मेरी समायरा चाहिए। विरांशु को भी बस समायरा एक सेफ हैंड में चाहिए। और जहाँ तक बात रही आपकी, अंश और आपको आपस में क्या करना है ये आप लोग अपना डिसाइड कर लो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अभी विरांशु को बहुत सारे प्रूफ भी तो दिखाने हैं ना अंश के खिलाफ, ताकि उसे पूरी तरह भरोसा हो जाए कि अंश कितना बड़ा पागल है, और उसकी बहन अंश के हाथ में बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इस वक्त तो फैशन एंड द सिटी के हर कोने पर अफरा तफरी मची हुई थी। हर इंसान बहुत ही लगन से काम कर रहा था,
क्योंकि सबको पता था कि कल कितना बड़ा शो होने वाला है यहाँ पर। और अर्जुन अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहा करते थे। लेकिन इस सारे काम को करने के बावजूद भी वो अपने कुछ इम्पोर्टेंट कामों को पेंडिंग पर डाल देते हैं, इस वजह से क्योंकि उन्हें अंश से मिलने जाना था लंच टाइम पर। और वो अपनी कंपनी से अभी बाहर निकलते निकलते क्रिश को कॉल लगा दिए थे इस बात को जानने के लिए कि आखिर वाकई अंश ठीक तो है ना, क्या उसकी लाइफ में कोई नई प्रॉब्लम ने तो जन्म नहीं ले लिया। क्रिश जैसे ही फ़ोन उठाकर कान पर लगाया था, अर्जुन की सारी बातें सुनते सुनते क्रिश को कहता है, सर होल्ड ऑन, आप कहना क्या चाहते हैं? क्योंकि अंश सर तो बिल्कुल ठीक थे। यह सुनकर के अर्जुन जो कहते हैं, आर यू श्योर? मैंने बात की उससे एंड आई थिंक दैट ही इज़ नॉट ओके। कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। जैसे क्रिश ये सुना था वो हल्का सा स्माइल करते हुए कहता है, सर आप आ रहे हैं तो फिर वेदिका क्या कर रही होगी कंपनी में? क्रिश की इस बात को सुन करके अर्जुन जो हंसते हुए कहते हैं, तुझे क्या मतलब है, वो कुछ भी कर रही हो? क्रिश कहता है, हाँ सर ये भी बात है। वो बात ऐसी ना सर, अभी वो न्यू है, वो मतलब ज़्यादा काम को हैंडल कर नहीं पाएगी। अगर आप कहें तो मतलब मैं कंपनी में। तभी अर्जुन जो हंसते हुए कहते हैं, वैसे ठीक है, अंश के हाथ को भी साफ करने के लिए कोई तो मरने वाला भी होना चाहिए ना। एक काम करो, तुम चले ही जाओ, बाकी अंश को मैं बता दूंगा कि तुम मेरे कंपनी में काम कर रहे हो, क्योंकि उसकी कंपनी में तो ज़्यादा काम बचा ही नहीं है ना। ये सुनते क्रिश मुंह बनाते हुए कहता है, क्या सर आप भी, अभी तो नितिन को भी बुलाना है, उसको भी सारे काम को हैंडल करवाना पड़ेगा। अभी काफ़ी टाइम बाद आ रहा है कंपनी में, तो वो भी भूल भाल गया होगा। रहने दीजिए, मैं उससे बाद में बात कर लूँगा। और ये बोलकर वो निराश होकर फ़ोन रख दिया था। अब अंश के कंपनी में अर्जुन जैसे ही एंटर हुए थे, सारे लोग अर्जुन के लिए अपने सिर को हल्का हल्का झुका लिए थे, क्योंकि अर्जुन के बारे में सब लोग को अच्छे से पता था कि वो अंश के कितने अच्छे दोस्त हैं। हाँ, ये बात अलग थी कि जितनी इज्जत बाकी के लोग अर्जुन की किया करते थे, अंश बिल्कुल उसके ऑपोजिट थे, क्योंकि अंश को तो ज़रा भी किसी की भी फिक्र नहीं रहती थी। वो इस वक्त अपने सामने रखे स्क्रीन की तरफ ही बस चुपचाप देखे जा रहे थे। और जैसे ही अभी उनके कैबिन में बिना कोई नॉक यही अंदर की तरफ घुसता चला आता है, अंश को काफ़ी गुस्सा आता है और वो झटके से अपने लैपटॉप के स्क्रीन को बंद करते हुए कहते हैं, व्हाट द हेल। लेकिन सामने इस वक्त अर्जुन जो कि काफ़ी स्टाइल में अपने हाथों को आगे की तरफ फोल्ड करते हुए आकर के उनके चेयर पर बैठते हुए कहते हैं, हेल तो तेरा दिमाग हो रखा है, अब कौन सा नया कचरा भर लिया उसमें। तभी अंश अपने फोरहेड को रब करते हुए कहते हैं, तू क्या डॉक्टर बना फिरता रहता है मेरा? मना किया था ना मत आना, तेरे पास कोई काम नहीं अपना करने के लिए, जो तुझे इधर उधर घूमने को मौका मिल गया है, और तू तो कहता कल तेरा बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का शो है। अर्जुन जो अपने हाथ को जोर से टेबल पर मारते हुए कहते हैं, बात को इधर उधर घुमा करके ना ख़त्म नहीं कर सकता है, तो सच सच बता प्रॉब्लम क्या है। अर्जुन की बातों को सुनकर अंश परेशान होते हुए कहते हैं, कहाँ से भेजते हैं इस इंसान को मेरी ज़िंदगी में। अर्जुन जो अपने हाथ में फ़ोन को लिए काफ़ी ज़ोर से अभी अंश की तरफ फेंकने वाले होते हैं, लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि फ़ोन को नहीं फेंकना चाहिए, जिससे वो अपने हाथ में ग्लास का पानी लेकर के अंश की तरफ मारते हुए कहते हैं, होश में आ जा तू, और याद रख कि दोस्ती तूने ही की थी मुझसे, खामखा मुझे परेशान करने के लिए। अब चुपचाप से बता प्रॉब्लम क्या है। बार बार अंश इस बात को अवॉइड तो करना चाह रहे थे, लेकिन बार बार इस तरह के अर्जुन की इज्जत की वजह से वो परेशान होते हुए कहते हैं, प्रॉब्लम है विरांशु ओबेरॉय। मेरे घर वालों ने ना इतने रायते फैला रखे कि मैं समेटना शुरू करूं तो मेरी पूरी जिंदगी निकल जाए। अरे यार, खानदान अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टीज छोड़ता है, कुछ अच्छी चीज़ें छोड़ता है, लेकिन मेरे घर वालों ने सिर्फ मेरे लिए प्रॉब्लम छोड़ी हैं। सांस लेता हो तो एक नई प्रॉब्लम का जन्म हो जाता है। समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे हैंडल करूँगा। अगर वो प्यार से माना तो माना, वरना कल तक तो उसकी लाश भी मानेगी। ये सुनते ही अर्जुन की टोन एकदम से सीरियस हो गई थी और वो अंश को समझाते हुए कहते हैं, होल्ड ऑन, क्या बोल रहे हैं? अब ये विरांशु ओबेरॉय कौन है? अंश कुछ सोचते हुए कहते हैं, समायरा का भाई है। जैसे ही अर्जुन ने यह सुना था वो परेशान होते हुए पूछते हैं, समायरा का भाई? समायरा ओबेरॉय फैमिली से बिलोंग करती है, यानी कि वो ओबेरॉय जो मर गए थे। अंश अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, दानिश ओबेरॉय और श्रद्धा ओबेरॉय की बेटी है समायरा, और उसका भाई विरांशु। अब तक उसको कोई फिक्र नहीं थी अपनी बहन की, लेकिन जैसे उसकी बहन मेरी लाइफ में आई, सबको फिक्र होना शुरू हो जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर विरांशु ने ज़्यादा नाटक किया तो मैं बता रहा हूँ अर्जुन, मरेगा वो मेरे हाथों। अर्जुन अंश को शांत करते हुए कहते हैं, रिलैक्स हो जा, हर प्रॉब्लम का सलूशन मारना नहीं होता अंश, रिलैक्स।
विरांशु तुझसे मिलना है कभी, मतलब कभी बातचीत हुई है तेरी? ऐसा बोला उसने कि वो समायरा को तुझसे दूर करना चाहता है? यह सुनते ही अंश कहते हैं, और क्या करना चाहेगा वो? आया ही इसी वजह से है यहाँ पर। उसका मेन मकसद यही है। कृष से और तुषार से पता चला है मुझे। उसकी दुबई में बहुत बड़ी कंपनी है, फिर उसे इंडिया में आने की क्या ज़रूरत थी? खैर छोड़ो, मैं इस चीज़ को खुद ही हैंडल कर लूँगा। तुझे इस पेचीदे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तू अनु को संभाल और साथ ही अपनी कंपनी को। देखता हूँ, कल फ्री हुआ तो आ जाऊँगा।